हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो है क्विक चैप्टर रिवीजन, यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। बहुत ही कम समय में हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है, किस क्लास का है? ये क्लास है हमारी 10th हिंदी कोर्स ए। बुक है हमारी कृतिका, भाग 2, पाठ है 1, माता का अंचल। ये कहानी लिखी है शिवपूजन सहाय जी ने। ये कहानी है किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने पिताजी से हमेशा हर एक काम में साथ रहता है, लेकिन जब उस पर विपत्ति आती है तो एंड में वो अपनी माँ के पास ही आता है। इसीलिए बात कहाँ पर बात की गई है, माता के अंचल की, कि माता के अंचल में जितना प्रोटेक्शन होता है, मतलब जितना हम सेफ फील करते हैं उतना हम कहीं पे भी फील नहीं करते। हमें पता है कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा, हम हमेशा सेफ रहेंगे, हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो ये कहानी खुद लेखक के बचपन की है। तारकेश्वर नाम से बच्चा है जिसे भोलानाथ बोलते हैं सभी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को समझना, और साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। खुद अपने बचपन को याद करें कि किस तरीके से वो शरारतें करते थे, माता पिता के साथ उनका स्नेह था, सभी कुछ याद करते हुए वो इसको लिख रहे हैं। उनका नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उन्हें सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। तो पिता के साथ ही उनके सारे क्रियाकर्म होते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे और खुश कर देते थे। मतलब वो जैसे शंकर जी तिलक लगाते ना, त्रिपुंडा, वो उसी तरीके से तिलक लगाते थे। और जब तारकेश्वर अपने आप को आईने में देखते तो वो बहुत ही खुश हो जाया करते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखते तो पिताजी मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाते। अब जब तैयार हो जाते तारकेश्वर जी तो अपना चेहरा जो है वो शीशे में देखते। अब शीशे में देखते तो पिताजी खुद उनको ऐसे करके झांकने, जैसे हम शीशा देख रहे हैं, अब हमारे पीछे जो है, जो अगर वो आएगा तो वो भी हमें शीशे में दिखाई देगा। तो पिताजी देख के मुस्कुराने लगते तो तारकेश्वर क्या होते थे, वो शर्मा जाया करते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए से रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। तो अब क्या हुआ, पूजा हुई, घर में पूजा हुई, सब कुछ करने के बाद में नाश्ता करके जो है चल दी ये कहाँ, मछलियों को दाना खिलाने गंगा नदी में। गंगा नदी में जो दाना खिलाते थे वो आटे की गोलियां होती थी, उसके अंदर राम नाम की पर्चियां हुआ करती थी। मतलब राम लिखा हुआ पर्ची होती थी छोटी छोटी, जिसे आटे के अंदर रख के छोटी छोटी गोलियां बना दी जाती थी और वो जाकर गंगा नदी में मछलियों को खिला दी जाती थी। अब जो है ये करने के बाद में जब पिताजी वहाँ गंगा नदी से लौटते तो रास्ते में जो पेड़ पड़ते थे ना, उस पर अपने बेटे को झूले की तरह झुलाया करते थे। भाई पहले जगह जगह ऐसे झूले थोड़ी ना होते जैसे आजकल हम लोग की सोसाइटीज़ में हर जगह पे आप पार्क में देखेंगे झूला लगा। तो पहले ये सब चीज़ गाँव वगैरह में तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो अब क्या करा भाई, पेड़ की डालें ही झूला बन जाती थी, उसी में झूला करते थे। फिर घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते थे। अब क्या होता था भाई, जब घर में आ जाते, घर में आकर वो छोटे छोटे कौर जो है, खाना खाने की बारी आई, दोपहर हो जाती थी, खाना खाते समय वो पिताजी जो हैं वो तारकेश्वर को खाना खिला रहे हैं। तो माँ को लगता था इतने छोटे छोटे कौर खिला रहे हैं, तो माँ तो बड़े बड़े कौर खिलाएं भाई, बेटा ज़्यादा खा सके। तो कभी कहती थी खाएगा बड़े बड़े कौर तभी तो मिलेगा दुनिया में ठौर। ऐसे बोलते ना भाई, आप लोगों के यहाँ भी अलग अलग, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बोला जाता है। और माएँ पूरी तरीके से कोशिश करती हैं कि बच्चा खूब अच्छे से ज़्यादा सा खा ले। तो यही तारकेश्वर की माँ भी करती थी। वे पक्षियों के नाम से निवाले कौर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा लेता था। अब क्या होता था, अब प्लेट में रखा है, प्लेट में कौर बनाया, कई सारे, मान लीजिए 4 कौर बने, तो 4 कौरों के नाम अलग अलग पक्षी दे देते, तोता, कोयल, गौरैया, ठीक है, और कबूतर, इस तरीके से नाम दे दिए सब पक्षियों के। अब वो कहते थे खाओ नहीं तो उड़ जाएगा। ये आया उड़ा और बच्चा, वो तारकेश्वर कहते थे, उसको उड़ने से पहले ही अपने मुंह में रख लेते थे। तो बच्चों को हमेशा बोलते हैं ना, खेल करते करते खिला दो तो अच्छे से खा लेते हैं। तो उनकी माँ भी उन्हें खेल करते करते अच्छे से खाना खिला दिया करती थी।
फिर उसके बाद क्या होता था, खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती, कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लट्टू वो लगा देती थी, बुरी नजर से बचने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहां खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूलकर खेलना। अब क्या होता था, अब खाना खा लिया तो बच्चा तुरंत जो है बाहर खेलने के लिए जाएगा, तो क्या करती माँ जल्दी से पकड़ लेती थी। अब भोलानाथ के बाल बड़े बड़े थे तो वो क्या करती थी, उनके बालों में खूब अच्छे से तेल लगाती, चोटी बनाती और चोटी लगा के उसके नीचे एक छोटा सा लट्टू लटका देती थी। वो चोटी बना के छोटा सा लट्टू लटका देती और नजर ना लगे इसके लिए काला टीका लगा देती थी खूब करके तैयार। अब इन सब करने के चक्कर में भोलानाथ रोने लगते थे। अब रोने में क्या होता था, अब पिताजी लेके गए बाहर, तो बाहर बच्चों को जब वो खेलता देखते थे, अपने सभी फ्रेंड्स को खेलता देखते थे, तो वो रोना भूल के अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में लग जाएगा। कोई भी बच्चा रो रहा होगा, अगर वो अपने फ्रेंड्स को खेलते हुए देखेगा ना, तो वो तुरंत रोना भूल जाता है और तुरंत खेलने में लग जाता है। पिताजी उसको बहुत लाड करते थे। वे कभी उनके हाथों का चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूंछ गड़ाते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते थे। अब क्या हुआ था, पिताजी उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा कि हर कहते ना बच्चा ऐसे करके खूब प्यार करना, दाढ़ी खूब अच्छे से गड़ा देना बेटे के, तो जैसे नहीं बच्चे चिढ़ जाते हैं तो इस तरीके से लाड प्यार किया करते थे। अब बच्चे जरा तरह तरह का खेल खेलते थे, तो एक खेल क्या खेलते थे, घर के सामने मिठाई की दुकान लगा लेते थे, पत्ते हो, टूटी दियाली हो, कुछ भी हो, उन सबसे मिठाइयाँ बना लेते थे। अब ये सब बच्चे मिलके खेलते थे, एक दुकानदार बन गया, बाकी सब बच्चे मिठाई खरीदने वाले बन गए। अब वहां पर आते, वहां पर गेम चल रहा है, इतने में पिताजी आ जाते हैं। अब पिताजी सच के गोरखपुरिया पैसे दे के, गोरखपुरिया पैसे का मतलब छोटे छोटे टुकड़े टाइप के रहते हैं वहां पर, तो उनको पैसे देते और कहते कि भाई मुझे मिठाई दे दो। तो इस तरीके से पिताजी भी खेल में शामिल हो जाया करते थे। ये तो मिठाई का गेम हुआ। दूसरा क्या था, घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्तियों में आखिरी से चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वह पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। अब क्या होता था कि अब पंगत लगी है कि हाँ भाई मंदिर के बाहर खाना बट रहा है, सब हो रहा है, तो सब पंगत में बैठ गए। तो जब सारे बच्चे बैठते थे तो आखिरी पंगत में जाकर पिताजी बैठ जाया करते थे। अब पिताजी बैठ गए तो सब शर्मा जाते थे, सब उठ जाते थे बगैर खाए, मतलब वो खेल वहीं खत्म हो जाता था। तो अब पिताजी क्या पूछते, भाई खाना कब मिलेगा, हमको भी तो खाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों के साथ वो खेल में शामिल होते थे। अब दूसरा गेम क्या था, ये 2 गेम हो गए भाई। तीसरा गेम क्या था, बारात के खेल में दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। अब क्या होता था, तीसरा गेम होता था बारात की, मतलब वही बारात निकल रही है तो बारात निकलती थी तो डोली बनाई जाती थी, तो जो चूहेदानी होती ना जिसमें चूहा पकड़ा जाता है तो उसको पालकी बनाई जाती थी और उसके अंदर दुल्हन बैठाई जाती थी, दुल्हन गुड्डा गुड़िया की, तो उसको घूंघट में रखा जाता था। अब जब पालकी लेके दुल्हन की विदाई हो रही है तो पिताजी क्या करते थे, धीरे से दुल्हन का घूंघट हटाया करते थे। तो वो देख के सब बच्चे बड़े हंसते कि भाई पिताजी भी शामिल हो रहे हैं। तो तीसरा गेम हो गया। अब चौथा गेम क्या था, खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। अब जब खेती का होता था, जैसे भाई वहां पे तो गांव था, सभी लोग खेती करते थे, तो भाई एक किसान बन गए, 2-3 किसान बन गए, अपनी खेती काट रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये सब का खेल हुआ करता था। तो उस खेती का खेल हो रहा होता था, तब ये पूछते थे कि भाई आपकी खेती कैसी हुई, इस तरीके से पूछते थे। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। मतलब बच्चे होते हैं ना कि जो सामान मिला उसी से खेलना शुरू करते, तो यही होता था। आसपास जो टूटी डलिया है, दिए हैं, टूटे पत्ते हैं, इन सभी को वो खेल बना, लकड़ी का डंडा है कुछ, उन सभी को वो खेल का सामान बनाकर खेला करते थे। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक व उनके मित्रों की आदत बन गई थी। तो तिवारी नाम के एक बूढ़ा व्यक्ति था जिनकी मजाक वो बहुत उड़ाया करते थे। और आज उसमें आप कहानी में देखेंगे तो बहुत तरह के लोकगीतों का भी जो है विवरण किया गया है उसमें। तो हर जगह हर एक उस पर कोई एक लोकगीत गाया गया है। तो आंधी आने पर भी है, खेलने पर भी है, खाना खिलाने पर भी है, बहुत तरीके के लोकगीत हैं, तो वो भी गाना गाया करते थे।
एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। पिता ने बचाव कर उन्हें सांत्वना दी। तो एक बार क्या है, तिवारी का मजाक उड़ाया, तिवारी जी पहुंच गए अध्यापक जी के पास। अब अध्यापक जब ये भोलानाथ क्लास पहुंचे तो इनकी खूब पिटाई हुई। अब पिटाई से पिताजी बीच में आए, उनको बचाया, साथ में भाई रोने लगे भोलानाथ, तो उनको पिताजी ने बचा भी लिया कि नहीं भाई छोड़ दीजिए, बच्चा है, ये है वो है करके छुड़ा लिया। और साथ में भोलानाथ को सांत्वना दी, ठीक है लेकिन वैसा नहीं करना, ये सब करना, जैसे पिताजी लोग समझाते हैं वैसे समझाया। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों से मिलने पर वह सब भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब रोते रोते भाई स्कूल से घर आ रहे थे, रास्ते में देखा तो इनके मित्र सब खेल रहे थे, फिर से रोना भूल गए और फिर से अपने मित्रों के साथ लग गए। खेतों में आके चिड़िया बैठती तो वो दौड़ के चिड़िया पकड़ने की कोशिश करते, ये सब खेल वो खेलने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। अब क्या हुआ, चिड़ियों का खेल खेल ही रहे थे तो टीले में देखा कि एक बिल बना हुआ है, तो उन्हें लगा बिल चूहे का बिल है, भाई सांप किस में रहता है, चूहे के बिल में ही रहता है जाके। तो जब उन्होंने बिल देखा तो आसपास थोड़ा पानी भरा था कि भाई हम पानी डालेंगे, जब बच्चे होते ना पानी शरारती बच्चे, भाई पानी डालेंगे तो चूहा निकल कर बाहर आएगा। तो उन्होंने आसपास जो पानी इकट्ठा था वो भर भर के सब बच्चों ने चूहे के बिल में डालना शुरू कर दिया, मगर उसके अंदर चूहे की जगह सांप निकला। अब जब सांप निकल आया, डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिताजी बैठे थे। अब जब सांप देखा, सांप करके सब बच्चों की हालत बुरी, सब भागते पड़ते गिरते, कहीं कांटे झाड़ियां लग रही हैं, नुच रहा है, कपड़े फट गए, गिर जा रहे हैं, मतलब डर एक होता है ना सांप को देख के डर, उस डर से उन्होंने जो खेत से भागना शुरू किया तो गिरते पड़ते उन्हें काफी चोट आ गई थी। घर पहुंचते पहुंचते लहूलुहानों की जगह से खून खून निकलने लगा था। करते हुए जब घर पहुंचे तो देखा सामने पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर मां से चिपटने की सुरक्षा महसूस हुई। पूरा दिन वो पिताजी के साथ बिताते थे, सब कुछ करते थे, सामने पिताजी बैठे थे, घबराया था, डरा हुआ बच्चा था, इतनी चोट लगी थी, सब कुछ था, लेकिन वो पिताजी के पास ना आके सीधे अंदर गया और मां के आंचल में छिप गया। पूरा दिन पिताजी के साथ रहने के बाद भी उसे अपने पिता के साथ उतनी सुरक्षा महसूस नहीं हुई जितना उसे सुरक्षा अपने माँ के आंचल में मिल रही। तो माँ से जाके वो चिपक जाता है। माँ ने घबराते हुए भी आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता और पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। तो अब क्या हुआ, जब माँ भी भाई बच्चे को इतना लहूलुहान देखेगी तो वो भी डर जाएगी। जल्दी जल्दी उनके जितने भी मिट्टी धूल लगी थी फटाफट अपनी साड़ी के आंचल से सारी मिट्टी धूल साफ करी, उसके चोटों पे हल्दी लगाई ताकि जल्दी सही हो जाए। तब लेखक को हमारे एहसास हुआ कि पिता का प्रेम से कहीं बढ़कर माता का प्रेम होता है, क्योंकि वो प्रेम तो है लेकिन उसके साथ साथ हमें उसमें सुरक्षा भी महसूस होती है, उनमें उनकी सुरक्षा भी महसूस होती। तो इसलिए वो वहाँ पर चीज़ों को ऐसे समझ पाए। जब उनके जीवन की ऐसी घटना घटी, पिता के प्रेम और माँ के प्रेम में क्या फ़र्क होती है, क्या चीज़ें होती हैं, ये इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। चलिए अब पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं हम। लेखक के पिताजी लेखक को पूजा में अपने साथ क्यों बैठाते थे? क्या कारण था उन्हें अपने साथ बैठाते थे? भोलानाथ को पूजा में बैठाने के निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए कारण पाठ में नहीं दिए हैं, मगर आपसे पूछा जा रहा है तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं। भोलानाथ से अधिक प्यार करते थे इसलिए अपने साथ पूजा में बैठाते थे। लेखक के पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनकी यही इच्छा रही होगी कि भोलानाथ भी धार्मिक प्रवृत्ति का बने। कि मतलब होता ना कि हम ये चीज़ कर लेते हैं, हमारे यहाँ सब चीज़ धर्म पूजा पाठ हर चीज़ समय से किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वो चीज़ धर्म कर्म बहुत ही समय से करें। शिशु भोलानाथ पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे और साथ में इसलिए भी सोचते होंगे कि अगर वो हमारे साथ पूजा करेगा तो भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। इसके अलावा अगर आप और भी कारण कुछ सोचते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है तो ये आप अपनी सोच के हिसाब से लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? अब उनका नाम तो एक्चुअली में क्या था? तारकेश्वर। अब उनका नाम भोलानाथ पड़ा क्यों होगा? इसका क्या कारण था? शिशु का मूल नाम तारकेश्वर नाथ था। तारकेश्वर के पिता स्वयं भोलानाथ अर्थात शिव के भक्त थे। अपने समीप बैठाकर शिशु के माथे पर भभूत लगाकर त्रिपुंडाकार में तिलक लगाना,
तिलक लगाकर लंबी जटाओं वाले शिशु से कहने लगते कि बन गया भोलानाथ। फिर तारकेश्वर ना कहकर धीरे धीरे उसे भोलानाथ कहकर पुकारने लगे और फिर नाम हो गया भोलानाथ। जैसे शिव जी होते हैं, शिव जी के बड़े बड़े बाल होते हैं ना, बाल होते हैं, फिर उन पे त्रिपुंडा ऐसे करके, ऐसे 3 लाइनों से फिर ऐसे करके तिलक बनता है, तो वो क्या कहता है, त्रिपुंडा तिलक लगाता है, भस्म का तिलक लगाते हैं वो। तो जब इस तरीके से तैयार हो जाते होंगे तब वो उनको क्या, उनको शिव की छाया लगती होगी, क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे। तो इसीलिए धीरे धीरे वो अपने बेटे को कहते होंगे भोलानाथ भोलानाथ, तो तारकेश्वर का नाम धीरे धीरे भोलानाथ पड़ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 है, भोलानाथ पूजा पाठ में पिताजी के पास बैठा क्या करता रहता था। अब पिताजी तो पूजा कर रहे हैं, तो भोलानाथ क्या करते होंगे अगर पूजा में बैठ जाते होंगे। तो क्या दिया, पिताजी पूजा पाठ करते, रामायण का पाठ करते और उनकी बगल में बैठा भोलानाथ आईने में मुंह निहारा करता था। पिताजी जब भोलानाथ की ओर देखने लगते तो शिशु भोलानाथ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देता। ऐसा करने में पिताजी मुस्कुरा पड़ते। तो जो जो चीजें थी कि भाई पूजा करते थे तो भाई वो भोलानाथ के स्वरूप में आ जाते थे, पिताजी सब कर देते थे। अब अपने रूप को देखने के लिए तारकेश्वर क्या करते थे, अपने चेहरे को आईने में देखते थे और पिताजी भी उनको आईने में ऐसे निहारते थे। तो जब वो शर्मा जाते थे तो मिरर को यानी कि दर्पण को वो नीचे रख दिया करते थे। प्रश्न संख्या 4 है, क्या आप दिया है, भोलानाथ के पिताजी की पूजा के कौन कौन से अंग थे। तो यानी कि भोलानाथ के जो पिताजी थे जो पूजा किया करते थे, उनकी पूजा के अंग कौन कौन से, किस तरीके से वो करते थे, चलिए देखते हैं। भोलानाथ के पिताजी के पूजा के 4 अंग थे। पहला, भगवान शंकर की विधिवत पूजा करना। सुबह सुबह वो भगवान शंकर की जो पूरी विधिवत पूजा होती थी उसको करते थे। नंबर 2 कैसे करते थे, रामायण का पाठ करते थे, मतलब दूसरे उसमें स्टॉल में वो रामायण का पाठ करते थे। फिर राम नाना बही पर राम नाम लिखना था। तो एक बही थी, एक कॉपी होती है, उस पर राम 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 नाम पूरी पेज क्या 1-2 पन्ने धीरे धीरे ऐसे लिखते हुए पूरी कॉपी भरनी होती थी। तो इसको बोलते हैं रामनामा बही, उस पे बैठ के राम का नाम लिखा करते थे। फिर तीसरा, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे कागज पे राम नाम लिखकर उन कागजों को आटे की गोलियों में लपेटकर उन गोलियों को गंगा में फेंककर मछलियों को खिलाना होता था। फिर उसके बाद क्या करते थे, वो छोटी छोटी पर्चियों पे राम 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 करके नाम लिख, बहुत सारी पर्चियां बना लेते थे। फिर उन्हें आटे की गोलियों में भरा करते थे। उनकी गोलियां बना ली, गोलियां बनाने के बाद फिर कहाँ जाते थे, नदी पे जाते थे, गंगा नदी पे जाते थे और वहां पे उन गोलियों को मछलियों को खिलाया करते थे। तो ये पूरा दिन में 4 भागों में वो पूजा किया करते थे। पहले शिव जी की पूजा करते थे, फिर रामायण का पाठ करते थे, फिर उसके बाद में रामनामा बही लिखते थे और फिर राम नाम की पर्चियां बना के मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए जाया करते। तो ये 4 उनके विधिवत पूजा के अंग थे। साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत आपको समझ में आ गया क्या होता है। एक ये विधा है, गद्य साहित्य की विधा है कि लेखिका जहां जहां भी घूमने गई वो डे बाय डे उस चीज का उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है। तो कहाँ जा रही है वो देखते हैं हम। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने भारतीय राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो कहाँ गई है ये, सिक्किम की यात्रा पर है, गैंगटॉक गई है और हिमालय की यात्रा का वर्णन कर रही है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का एक ऐसा शहर बताती है जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर है। वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो गाती है। तो अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने सिक्किम को क्या बताया है, मेहनतकश बादशाहों का शहर, क्योंकि पहाड़ों पर जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ये अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोला गया है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ का परिदृश्य, यहाँ के जितने भी दृश्य होते हैं बहुत ही सुंदर हैं। आप आसमान की तरफ देख लीजिए, प्रकृति की तरफ देख लीजिए, जमीन पर देख लीजिए, सभी तरफ इतनी सुंदरता भरी हुई है जिससे हमारी लेखिका मधु जी सम्मोहित हो जाती हैं। और गीत क्या गाती हैं, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो।
वैसे प्रस्तुत लेख का शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तो वहां पर नेपाली स्त्रियां जो हैं वो किस तरीके से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं इसके बारे में बताया गया है। दूसरे दिन मौसम साफ हुआ। पहले दिन पहुंची सिक्किम, उसके बाद अब दूसरे दिन से उन्होंने शुरू किया। मौसम साफ होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, लेकिन ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। दूसरे दिन वो उठती हैं, जल्दी जल्दी बिस्तर से आकर बाहर आकर बालकनी में आती है। तो बालकनी में कि भाई उनको वहां से कंचनजंगा की पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, लेकिन मौसम साफ नहीं था, यानी कि फॉगी वेदर था, तो इस वजह से उन्हें वो पहाड़ी नहीं दिखती। लेकिन आसपास घाटियों में खिले रंग बिरंगे फूल देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूथोंग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना होती है। अब ये वहां से कहां रवाना होंगी? गैंगटॉक से, गैंगटॉक में है वो, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूथोंग जा रही हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, गैंगटॉक से कितना डिस्टेंस है ये ध्यान रखना है। जा रही हैं यूथोंग, उनके साथ हैं उनकी सहयात्री मणि और उनके गाइड जितेंद्र नार्गे। गैंगटॉक से युक्थान निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। जब वो रास्ते में थी तो बौद्ध पताकाएं दिखाई दी, मतलब एक डोरी ऐसे करके बंधी रहती है, उस पे ऐसे 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 करके पताकाएं लगी रहती हैं, तो उनको वो रास्ते में दिखाई दी, तो जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। तो कैसे फहरा रही थी? जैसे ध्वज कोई फहराता है। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। किस चीज की प्रतीक थी? शांति और अहिंसा की। सफेद है, शांति है, अहिंसा मतलब हमें किसी भी तरह का मारकाट नहीं करना है। और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। किस तरीके के? कुछ मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। भाई वहां पे बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित है, तो वहां पे किसी अगर बौद्ध की मृत्यु होती है तो वहां पर क्या कर दी जाती है? वहां पर जो है श्वेत यानी सफेद रंग की बौद्ध पताकाओं को फहरा दिया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो इन जो पताकाएं बौद्ध की मृत्यु पर लगाई जाती हैं ये कभी उतारी नहीं जाती, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं, फटती हैं हवा से, मौसम से वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारे घर में कोई शुभ काम है या कोई हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं तब सफेद की जगह कुछ रंगीन पताकाओं को लगाया जाता है। ये चीज किसने बताई? जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को बताई। चलते चलते लेखिका को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। आप वहां पर देखेंगे तो घूमता हुआ एक गोल गोल चक्र दिखाई देता है। उन लेखिका ने देखा, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। तो घूमता चक्र क्या देते हैं? धर्म चक्र या उसको प्रेयर व्हील कहते हैं। गाइड नार्गे ने बताया इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, तो वो प्रेयर के लिए उन्होंने क्या बताया कि ये जो धर्म चक्र घुमाने से हमने जितने अभी तक पाप किए हैं ये सभी हमारे पापों की माफी हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हो जाती है। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। वैसे वैसे बाजार, लोग, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। तो जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे भाई लोगों के रहायशी एरिया कम हो जाते हैं, तो जितनी भीड़ भाड़, अच्छे सब बाजार वो सब पीछे छोड़ते गए। अब सिर्फ सन्नाटा उनके सामने आ रहा था। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पर परिवर्तित होते महसूस हो रहा था। तो अब क्या था? जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों में रास्ते क्या होते हैं भाई? घुमावदार होते हैं, हम ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, तो हर पल क्या होता है? परिदृश्य चेंज होता है। हिमालय अपने रूप को बदलता है। भाई कहीं हिमालय पे धूप पड़ रही है, कहीं नहीं पड़ रही है, कहीं दूर पर्वतों पे सफेद सफेद बर्फ पड़ी दिखाई दे रही है, एकदम से वो पहाड़ गायब हो गए, हरे हरे पहाड़ आ गए। तो जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती है, घूमती है, वैसे वैसे हमें जो सीन दिखाई देते हैं वो पल पल बदलते रहते हैं। अब क्या हुआ? सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। अब आके जब वो बढ़े तो एक फॉल आया जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग गए। सभी उसको सुंदरता को बहुत अच्छे से देख रहे थे और सब फोटो खींच, कैमरे में कैद करना मतलब उस पल को अपने पास संभाल के रखना चाहते थे, इसलिए कैमरे में कैद कर रहे थे। वहां झरने के पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बाहर कर ले जाएगा। तो वहां का पानी इतना साफ स्वच्छ था कि लेखिका को लग रहा था कि हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुरी चीजें हैं, ये पानी हमारे अंदर से, हमारे पास से बहाकर लेकर
चला जाएगा। लेखिका के अनुसार रास्ते में प्रकृति दृश्य हर पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। तो लेखिका ने अपने शब्दों में क्या बोला कि प्रकृति ऐसे बदल रही थी जैसे पल पल कोई जो है जादू की छड़ी को घुमा रहा हो। तो वो छड़ी घुमाते जा रहे थे और सारा परिदृश्य अपने आप में बदलता चला जा रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। तो क्या है थिंक ग्रीन, यानी कि हरा सोचो, जाकर रुकी। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे ऊपर वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे, मंद मंद हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। तो कहने का मतलब है वो थिंक ग्रीन के सामने जब आके जीप रुकी ना, तो क्या हुआ, उस जगह सारे परिदृश्य, झरना, धुआं, धुंध, आसमान, हरियाली, पेड़, घाटी, फूल, हवा, सब कुछ, सारी चीजें आंखों के सामने एक साथ आ गई। सारे परिदृश्य एक साथ वहां पर देखे जा सकते थे। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। अब वहां पे कुछ औरतें जो है कार्यरत थी, तो उनके पीठ पर टोकरियां बंधी थी जिसके अंदर बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य से लेखिका को सहमा दिया। मतलब इतना सब कुछ सुंदर चल रहा था और एकदम से उन्होंने देखा कि वहां पर रास्तों को चौड़ा करने का काम हो रहा था। जो रास्ते थे उनको चौड़ा किया जा रहा था। तो उस खतरे के काम में औरतें कार्य कर रही थी और औरतों के साथ साथ बच्चे भी थे। तो इतने सुंदर परिदृश्य में उन्हें मौत के एहसास सामने आ गया कि औरतें यहाँ पर कितना मेहनत का जीवन जी रही हैं और साथ में कितना खतरा है। तो ये सब चीजें देखकर जो अभी तक वो सुख महसूस कर रही थी, एकदम से उन्हें उनके मन में डर सा बैठने लगा गया। एक कर्मचारी ने बताया ये औरतें पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा भी हो सकता है। तभी लेखिका को महसूस हुआ कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। तो वहां पे जो उनके साथ थे उन्होंने बताया कि ये औरतें रास्ता चौड़ा कर रही हैं और कभी कभी क्या होता है, रास्ते को चौड़ा करने के लिए डायनामाइट्स भी लगाए जाते हैं। अब डायनामाइट जैसे फटेगा तो भाई जाहिर सी बात है पत्थर इधर से उधर उड़ेंगे। अगर उस समय सावधानी ना बरती जाए तो किस तरह की घटना भी घट जाती है और कभी कभी खाइयों में लोग गिर भी जाते हैं। तो लेखिका को यह एहसास हुआ कि जहां पे भी जगह हो, हम शहर रहें, पहाड़ रहें, प्लेन में रहें, जहां पे भी रहें, हर जगह कहीं हर आम जीवन की कोई ना कोई अपनी एक दास्तां होती ही है। कुछ दूर चलने पर पहाड़ी स्कूली बच्चों से लेखिका की मुलाकात हुई। अब थोड़ी देर आगे चले तो कुछ स्कूली बच्चे देखे, पहाड़ी बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। गाइड जितेन बताता है कि ये बच्चे 3 से 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत मेहनत भरा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था, जगह जगह गाड़ी धीरे चलाएं लिखे बोर्ड लगा था। अब जो वो बच्चे उन्होंने देखे तो गाइड जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर डेली रास्ता तय करते अपने स्कूल पहुंचने के लिए और फिर वापस अपने घर जाने के लिए। घर जब पहुंचते हैं उसके बाद अपनी माँ के काम में हाथ बटाते हैं। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत ही टफ होता है। अब इसके आगे जब लेखिका चलती है, उनकी गाड़ी चलती है, तो आगे रास्ते खतरे भरे होते जा रहे थे, क्योंकि रास्ते तंग होते, अभी जो रास्ते चौड़े थे वो धीरे 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 पतले होते जा रहे थे। हर जगह लिखा था कि गाड़ियों को धीमा चलाएं, क्योंकि भाई रास्ते पतले हैं, पहाड़ है, अगर तेज स्पीड में रहेंगे तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए सभी जगह लिखा था कि अपनी गाड़ी को धीमे चलाएं, रफ्तार कम रखें। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। अब शाम के समय जब थे तो जहां पहुंचे वहां पर चाय के बागान थे। आप सभी ने देखा जब चाय के बागान कैसे होते हैं, हरे हरे चारों तरफ फैले होते हैं। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम के परंपरागत परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। यूथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके थे। अब क्या हुआ, वहां पे जो सिक्किमी परिधान होता है जिसको बोकू बोलते हैं, वो पहने स्त्रियां जो हैं वो चाय की पत्ती को तोड़ रही थी। अब ये लोग कहाँ गए, अब ये लोग यूथांग पहुंचने से पहले, अब चूंकि शाम हो चुकी थी, रात हो गई थी, ड्राइविंग मुश्किल होता है, तो वो लायुंग में रुक गए।
लायुंग में लकड़ी के बने छोटे छोटे घर थे, जहां वो रुके थे वो कैसे थे, लकड़ी के बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। अब पूरा दिन गाड़ी में थी, थकान थी, तो अब वो तिस्ता नदी वहां बह रही थी, तो वो उसी नदी के किनारे पत्थरों पे जाके पानी में पैर डालकर बैठ जाती हैं रिलैक्स करने के मूड से। रात होने पर गाइड जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। अब होता है जैसे क्या कहते हैं भाई, रात है तो सब इंजॉय करने लगते हैं, तो वो भी इंजॉय सभी साथी कर रहे हैं, नाच गाना शुरू हो गया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने भी नृत्य करने में सराबोर हो गई। उनकी यात्री जो सहयात्री मणि उनकी फ्रेंड थी, वो भी जो है नृत्य करने लगी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। तो वहां अधिकतर किस चीज की खेती होती थी जिससे उनकी आजीविका चलती थी, वो थी पहाड़ी आलू, शराब और धान की खेती होती थी, जिससे वहां के लोग अपनी जीविका चलाया करते थे। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं भी नजर नहीं आई। तो लेखिका ने सोचा था कि लायुंग में उनको बर्फ मिलेगी, क्योंकि होती थी पहले, लेकिन यहाँ पर उनको बर्फ नहीं मिलती है। तो वो बड़ी निराश हो जाती हैं कि भाई हमको मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिली। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेखिका की सहयात्री मणि, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा हुआ था, उसने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। तो अब क्या हुआ भाई, वो निराश हो गई, तो उन्होंने बोला बर्फ नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि आगे कटाव जाके आपको बर्फ मिलेगी। तो कटाव जब देखा तो भाई बहुत सुंदर था। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो जो मणि थी उनकी सहयात्री, उन्होंने बताया कि भाई जो स्विट्जरलैंड है वो भी इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर ये जगह है, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड जा चुकी थी। तो अब ये कटाव इतना सुंदर क्यों था, क्योंकि उसको अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते थे, इसलिए इसकी सुंदरता अभी तक बरकरार थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे, सभी ये फोटो खिंचवाने लगे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि ऐसे वातावरण में ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। तो कटाव इतना अच्छा लग रहा था कि सब फोटो खिंचा रहे थे, मगर जो लेखिका थी वो सारे परिदृश्य को अपने अंदर भर लेना चाहती थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ऐसे ही किसी परिदृश्य में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना करी होगी। लेखिका का मानना है कि ऐसे सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाए। तो यहाँ पे इतनी सुंदरता उन्होंने बताई, कैसे सुंदर शब्दों में बताया कि कोई अपराधी जो बहुत ही दुष्ट हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, अगर वो भी देख ले तो वो अध्यात्म ले ले, यानी कि वो भी सन्यासी बन जाए, ऐसा यहाँ का सारी सुंदरता थी। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सदियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। तो अब वो यहाँ बताती हैं कि किस तरीके से प्रकृति जो है सर्दियों के समय में बर्फ बन के ये यहाँ बर्फ बनती है और पानी को संचय कर लेती है, और गर्मी में धीरे धीरे जब ये बर्फ पिघलती है तो हमें वो पानी के रूप में प्राप्त होती है। तो प्रकृति के इस अद्भुत जल संचय को वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं। आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई जाती, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फौज की छावनियां दिखाई देती हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। तो वहां सिपाहियों को, फौजियों को देखकर वो बड़ा उदास होती हैं कि भैया बताओ इतनी ठंड में ये लोग काम कर रहे हैं, और जिस समय बहुत ज्यादा ठंड होती है उस समय ये लोग यहाँ पर कैसे रहते होंगे, ये सोच कर लेखिका हमारी उदास हो गई। कटाव से यूथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रूडियंट के फूलों की घाटी को भी देखा। अब जब यहाँ अब कटाव से कहाँ जा रहे थे, यूथोंग। लियोंग से रुके थे, लियोंग से कटाव गए, कटाव से अब कहाँ जा रहे थे, यूथोंग जा रहे थे, जहाँ रास्ते में उन्हें प्रियुता और रूडियंट के फूलों की घाटी, चारों तरफ खूब फूल थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यूथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। यूथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया था।
तो अब क्या था, अब ये लोग कटाव से चले यूथोंग आए। यूथोंग में से रास्ते भर उन्हें बड़ा सुंदर दिखा। जब ये लोग यूथोंग पहुंचे तो इनको बड़ा फीका फीका सब अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था। कारण ये था भाई इतनी सुंदर जगह कटाव थी, वहां से आके यूथोंग आए तो यूथोंग में इतना सुंदर परिदृश्य नहीं था। तो अब रास्ते में जितेन ने बताया था कि यहाँ के लोग जो हैं वो बंदर के मांस को भी खाते हैं। कारण ये है कि उनका मानना है कि बंदर के मांस से कैंसर नहीं होता, इसलिए ये लोग यहाँ के बंदर के मांस को बहुत ज्यादा खाते हैं। रही बात सिक्किम की, तो सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य था लेकिन अब भारत का हिस्सा हो गया है। तो ये चीजें भी जितेन ने लेखिका को बताई थी। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। अब रात का समय था, जब ये लोग यूथोंग पहुंच गए तो मणि और लेखिका के बीच बात हो रही थी। तब वो बताती हैं कि चांदनी रात में ही जो यहाँ के पहाड़ी कुत्ते हैं वो बहुत भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सभी को पता है कि हाई टाइड और लो टाइड जो समुद्र में आता है वो चांद की वजह से आता है, चांद की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आता है। तो उसी तरीके से उनको भी जान के बड़ी होगा कि भाई चांद के प्रभाव से, पूर्णिमा का चांद होगा तो कुत्ते भौंकेंगे, तो चांद का प्रभाव जिस तरीके से हाई टाइड लो टाइड समुद्र पे आता है उसी तरीके से कुत्ते भी पड़ेगा। ये उनको सुनकर बड़ी ही आश्चर्य हुआ था। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गया था। उन्होंने बताया एक जगह जितेंद्र ने दिखाई जहां से गुरु नानक के पैर के चिन्ह थे और वहां उनके थाली से जो है चावल गिर गया था। और क्या कहते हैं, वहीं पर खूब सारी चावल की खेती होने लगी थी। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। रास्ते में मतलब जो यूथोंग से आ रहे थे तो ये भी सारी चीजें जितेन ने दिखाई थी। नार्गे ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी भी दी कि यहाँ के लोग इन सभी चीजों, पहाड़ियों, नदियों, सभी की पूजा करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पहाड़ों पर उनका जीवन इन्हीं सब पर डिपेंड है। अगर इनका रौद्र रूप हो तो सभी कुछ तबाह हो सकता है। इसलिए ये सभी पहाड़, नदियां सभी जो हैं ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। तो भारतीय आर्मी वहां आती जाती थी, वहां के परिदृश्य बहुत सुंदर थे। तो जो भारतीय आर्मी के कैप्टन थे, कप्तान शेखर दत्ता, उन्होंने भारतीय सरकार को सुझाव दिया कि इसे आप पर्यटन स्थल बनाइए तो आपकी कमाई भी होगी, यहाँ के लोगों के कि यहाँ के लोग अच्छे से फल फूल सकेंगे, सभी कुछ उन्होंने ये चीज़ बताई। तो इसको पर्यटन स्थल बनाया गया और साथ में बहुत सारी जानकारी जितेन ने दी। तो जितना भी मेन पॉइंट था इस पार्ट में हमने आपके निकाल के सामने रखा। तो जो जो मेन नाम आए थे, जैसे सिक्किम से यूथोंग तक के रास्ते में जहाँ जहाँ गए, जो जो चीज़ें देखी वो सभी चीज़ें हमने बताई। तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को आप देखिएगा, समझिएगा। पूरा चैप्टर हमने फटाफट आपको रिवाइज करा दिया। चलिए अब इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। कैसे उनको ये चलायमान सौंदर्य का एहसास किस घड़ी पर हुआ था? क्या ऐसा घटा था कि उन्हें ये सब चीजों का एहसास हुआ था? लेखिका ने धीरे धीरे धुंध की चादर छटने पर देखा कि सब और जन्नत बिखरी हुई है। पहाड़ों पर धुंध बहुत जल्दी आती है, चली जाती है। तो जब धुंध की चादर हटी तो उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर दृश्य था। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी पड़ी थी, जिसे देख लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा के हिलोरे लेते प्रियता और उड्डयन के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान, प्रवाह में बहते हुए दिखाई दिए। तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का आनंद ही चलायमान सौंदर्य है। जब वो जा रहे थे, थिंक ग्रीन के सामने उनकी जीप रुकी थी तो उन्हें सारे परिदृश्य एक साथ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अभी तक धुंध थी। जैसे ही धुंध हटी उन्होंने सारा सब कुछ एक साथ देखा। तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ इतना सुंदर परिदृश्य है। तो उसी समय उन्हें ये चीज एहसास हुआ कि एक ही पल में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित होता है। तो ये सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य चलायमान है, क्योंकि ये पल 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 परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका के लिए किसका सौंदर्य असह्य था? क्या चीज किसका सौंदर्य उन्हें बहुत ही ज्यादा असह्य लगा था?
लेखिका ने देखा कि सूरज ढल रहा था, पहाड़ी औरतें गायें चराकर लौट रही थीं। कुछ पहाड़ियों के सिर पर लकड़ियों से भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान धुंध और बादलों से घिरा था। तभी एक दृश्य और देखा कि नीचे चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। उनमें एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषीय छटा बिखेर रहा था, जिसे देखकर लेखिका चीख पड़ी थी। युवतियों का सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो रहा था। अब यहाँ पर दो दिया है ना, सौंदर्य असह्य। भाई किसी भी चीज की सुंदरता असह्य क्यों होगी? कारण ये था कि वहां की सिक्किम की औरतें बहुत ही सुंदर और इतना मेहनतकश काम कर रही थी, साथ ही खतरों भरा काम भी कर रही थी। ये भी उन्होंने देखा, तो वो देख रही थी कि साथ में वो इतना मेहनतकश काम कर रही है, इतनी सुंदर है, गोरी सी, इतने सुंदर सुंदर परिधान पहने। तो यही सब देखकर उनको यह एहसास हुआ था कि ये सौंदर्य यहाँ का क्या है, असह्य है। मतलब इसको हम सह नहीं पा रहे, कि मतलब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सुंदरता मतलब हमारे दिमाग में नाजुकता, कोमलता, ये चीजें, लेकिन वहां पर सुंदरता थी मगर नाजुकता और कोमलता नहीं थी, क्योंकि औरतें बहुत ही मेहनतकश तरीके से कार्य को संपन्न कर रही थी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका यूथोंग को निकलने से पहले प्रातः बालकनी की ओर क्यों भागी थी? जब यूथोंग से निकलने से पहले सिक्किम तो वो क्यों भागी थी? कारण क्या था? क्योंकि वो सुबह सुबह कंचनजंगा की पहाड़ियों को देखना चाहती थी, मगर धुंध होने के कारण वो पहाड़ियों को वो नहीं देख सकी थी। तब उन्होंने नीचे फैले फूलों के पूरे बागीचों को देखकर आनंद लिया था। तो क्या है, लेखिका यूथोंग निकलने से पहले सवेरे जगने पर वह बालकनी की ओर इसलिए भागी थी क्योंकि उसे लोगों ने बताया यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेखिका की आशा इच्छा पूरी ना हो सकी क्योंकि आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। प्रश्न संख्या 4 है, कवि लॉन्गस्टॉन्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो कवि लॉन्गस्टॉन्ग किस लिए प्रसिद्ध था? कवि लॉन्गस्टॉन्ग की प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म उसने देखी है देवानंद की, तो उसकी शूटिंग वहां पर हुई थी। तिब्बत से चीखे वामसन के लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो दो राज्यों के बीच, दो जो कबीले थे उनके बीच यहाँ पर संधि हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर है जो लेपचा और भूटिया सिक्किम कि इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। तो वहां पर इस शांति वार्ता के बाद में जब इस प्रस्ताव पत्र शामिल किया गया था तो वहां पे एक पत्थर लगा दिया गया था जो निशानी थी कि इन दो प्रजातियों के बीच जो बहुत लंबे समय से युद्ध चला आ रहा था वो शांत होता है और अब ये दोनों ही कबीले, दोनों जातियां शांति तौर पर रहेंगी। तो इसीलिए कवि लॉन्गस्टॉन्ग इसीलिए प्रसिद्ध था। तो क्या है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है। लेखक उस पक्ष को अधिक स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाता है जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखता है। यानी कि लेखक जब उसे एकदम सामने से देखता है तो ज्यादा अच्छी तरीके से हर एक बारीकी के साथ, हमारे साथ भी होता है, हमने अगर कोई चीज सुनी हो तब अगर हम उसके बारे में देखें और जब हमने देखी हो तब, तो बनस्पत जब हमने देखी हो तो हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ना कि सुनी सुनाई चीज़ों पे हम उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। लेखक विज्ञान के छात्र थे, यानी कि वो एक साइंस स्टूडेंट थे। लेखक ने जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुना था, यानी कि उन्होंने जब परमाणु बम गिरा तो उसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुन रखा था। जब वह जापान गए तो वहां एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया को देखे तो उस रेडियोधर्मी के विस्फोट की भयावह रूप में उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होने लगी और उस याद को लेखक ने भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसे कविता के रूप में उतारा। तो अब क्या हुआ कि जब वो जापान गए तो उन्होंने वहां पर एक पत्थर देखा, पत्थर के समकक्ष शायद कोई आदमी खड़ा होगा, और जब विस्फोट हुआ तो मतलब उस आदमी की छाया पूरी तरीके से उस पर बन गई। मतलब
जितना, जैसे ये पत्थर था, ये एक ऐसे करके एक पत्थर था, आदमी इसके सामने खड़ा हुआ था, तो ऐसे ऐसे करके जो एक छाया होती है, यहाँ ये पूरा पत्थर काला हो गया और इस समय यहाँ पर पूरा वाइट रहा। मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था उसका, ये चीज़ उन्होंने देखी थी। और उस चीज़ को आके उन्होंने क्या किया, भारत आकर उस पर कविता लिखी, वो भी कहाँ पर बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने कविता लिख दी। लेखक मैं क्यों लिखता हूं का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकता। अब क्या होता है, हम आखिर कोई काम क्यों करते हैं, तो लेखक एक बार ऐसे ही उलझ गए कि आखिर मैं क्यों लिखता हूं। तो उन्होंने इस चीज का उत्तर जब अपने आप से खोजना शुरू किया तो वो उत्तर पाया कि आखिर वो खुद को जानना चाहते हैं, इसलिए लिखना चाहते हैं। अब आप तो बोलोगे हम तो अपने आप को जानते हैं, हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। तो अगर हम चीजें अपने बारे में लिखें तो आप ये खुद पाएंगे कि हम अपने आप को ठीक तरीके से नहीं जानते। क्योंकि देखिए, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी वेद होता है, सबने चीजें बोली ना कि भगवान को हम सभी जगह ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहाँ होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं। अर्थात वो पहली आवाज, वो पहला, जब हमें कोई भी डिसीजन कुछ भी करना हो तो वो पहली आवाज ही भगवान की आवाज होती है। भगवान क्या हमेशा सत्य के रूप में हमारे सामने होते हैं, तो वो हमारे अंदर के, तो मतलब यहाँ पर लेखक अपने आप को जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिखना शुरू किया था। लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक अपने अभ्यंतर विश्वासता को पहचान सकता है और लिखकर ही उससे मुक्त हो सकता है। यानी कि उनके अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसे जान भी सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा है तो उससे मुक्त भी हो सकते हैं, इसीलिए वह लिखता है। लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई ना कोई कारण होता है। कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता में लिखते हैं, जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकताओं से। तो उन्होंने बोला कि जब आप लिखते हैं, आपको प्रसिद्धि मिल जाती है, फिर आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगता है कि अब आपको लिखना है, तब आपकी स्वेच्छा नहीं रह जाती, तब ये दबाव क्या होता है। जैसे आप लिख रहे हो, आप बहुत फेमस हो गए हो, जैसे राइटर्स के साथ होता है, अब उनके पास होता है कि नहीं आपको अब कोई लेख लिखना है, कल के पेपर के लिए लिखना है, अब उनके ऊपर प्रेशर है कि आपको लिखना है। कोई संपादक है, नहीं आपको ये बुक लिखनी है, तो वो प्रेशर में वो चीज निकल के नहीं आती जो एक लेखक स्वेच्छा से लिख सकता है, अपनी मर्जी के अनुसार लिख सकता है। वो प्रेशर, अंडर प्रेशर वो काम नहीं हो पाता है। कुछ अभ्यंतर प्रेरणा से लिखते हैं, यानी अपने अंदर आ रही किसी प्रेरणा से भी लोग लिखते हैं। हर एक रचनाकार या लेखक यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहर ये दबाव का। कोई भी रचनाकार होगा, रचनाकार मतलब राइटर्स जो होंगे, जब वो अपनी कृति का निर्माण करते हैं, यानी कि कोई रचना करते हैं, तो ये रचना आप जब भी देखेंगे या खुद लेखक भी देखेगा तो उसको पता होता है क्या चीज उसने अपने अंदर आ रही प्रेरणा से प्रेरित होकर लिखा है और क्या चीज उसे बाहरी दबाव। यानी कि मान लीजिए कोई एक लेखक है, अब उसकी अपनी जो अंदर की इच्छा होगी वो उस पर, मान लो वो उस समय किसी पुरानी यादों से उलझा हुआ है, तो उन यादों से रिलेटेड वो कुछ लिखना चाहेगा, लेकिन अब बाहरी दबाव पड़ रहा है कि भैया इस समय जो है कहीं पर युद्ध चल रहा है, आपको युद्ध की विभीषिका पर एक लेख लिखना है। तो अब वो क्या, उसके ऊपर वो बाहरी दबाव है कि उसे युद्ध विभीषिका पर जो लिखना है वो दबाव के कारण लिख रहा है। लेकिन जो वो पुरानी यादों यानी कि संस्मरणात्मक लेख लिखेगा वो अपनी स्वेच्छा से अंदर की प्रेरणा के साथ लिखेगा। तो ये हर रचनाकार को एक डिफरेंस पता होता है। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं सकते हैं, या कुछ उसी प्रकार के कि जैसे सुबह नींद खुल जाने पर भी बिस्तर पर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म ना बज जाए। तो अब कुछ रचनाकारों के बारे में हमारे लेखक जो बताते हैं कि कुछ आलसी लेखक भी होते हैं, आलसी जीव भी होते हैं, जिन पर जब तक बाहर का दबाव ना पड़े वो नहीं लिखे, मतलब उनके अंदर की कोई प्रेरणा होती नहीं, वो बाहरी दबाव पे ही काम करते हैं। अर्थात उसकी तुलना वो कैसे करते हैं कि सुबह का हमने अलार्म लगाया और हमारी आंख खुल गई है, लेकिन तब भी हमें अलार्म बजने का इंतजार करते रहते हैं कि अलार्म बजेगा तब हम उठेंगे। आपके साथ तो पता नहीं, मेरे साथ तो अक्सर होता है जब तक अलार्म बज नहीं जाए तब तक हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, भले आंख खुल जाए। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई लगता है कि चलो थोड़ी देर और सो लें,
तो ये चीज क्या होती है, बाहरी प्रेशर, अलार्म का प्रेशर है कि अब आपको उठना है। उसी तरीके से बाहर के संपादकों, इन सब का प्रेशर होता है कि नहीं अब आपको लिखना है, तभी वो लिखते हैं, जबकि उनके अंदर की कोई प्रेरणा ऐसी जागृति नहीं होती कि वो लिखें। इस प्रकार कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हुए बिना उसे सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। यानी कि वो क्या है, वो उसके लिए एक सपोर्टिंग क्या कहते हैं, टूल होता है। जो बाहरी दबाव होता है क्या होता है, सपोर्टिंग टूल होता है कि वो तब काम करना शुरू करेगा जिसमें भौतिक यथार्थ से संबंध जुड़ा रहता है। यानी कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। अब देखिए ये कैसे होगा, इसको हम समझाते हैं। जब लेखक अपनी प्रेरणा से लिखेगा तो वो काल्पनिक लिख सकता है, वो अपनी खुद की यात्राओं के बारे में लिख सकता है, खुद के बारे में लिख सकता है। लेकिन जब बाहरी दबाव पड़ता है तो बाहरी दबाव, मान लीजिए कोई अखबार का है जो लेख चाह रहा है, या कोई बुक और चाह रहा है कि कोई आपको बुक लिखनी है, कुछ लिखना है, तो जब ये बाहरी प्रेशर पड़ता है तो वो क्या करता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ से लिखे लेखों के बारे की मांग करता है, वो काल्पनिक लिखी चीजों की मांग नहीं करता। तो इससे क्या होता है, ये एक सहायक यंत्र भी इसलिए बताया गया है कि वो वास्तविक जीवन से जुड़े रहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ से वो अटैच रहते हैं इस बाहरी प्रेशर के कारण। लेखक कहता है कि उसे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक कहते हैं मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं है, अर्थात वो जो बाहरी प्रेशर का जो एक हमारा सपोर्टिंग टूल है उसकी जरूरत हमारे लेखक को नहीं, यानी कि अज्ञेय जी को नहीं पड़ती है, वह अपने आप ही उठ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको बाहरी प्रेशर की जरूरत नहीं। अगर आसपास कुछ घट रहा होता है, मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो खुद ही इन सब चीजों पे अपने आप ही लिख देते हैं कि बनिस्बत उन पर कोई प्रेशर डाले। अलार्म भी बच जाए तो भी कोई हानि नहीं। तो कहने का मतलब है अगर मैं खुद ही लिख लेता हूं, अगर उसमें भी मुझे कोई बाहर बोल भी देता है तो मुझे कोई हानि नहीं होती है। भीतरी विवशता क्या होती है, यानी कि अंदर की जो हम बोलते हैं विवशता, मतलब हम करना चाहते हैं मगर कर नहीं चाह पाते, उसकी जो फीलिंग होती है। बहुत सारी काम होते हैं, आपके साथ भी ऐसा घटित होता होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम करना चाहते हैं पर हालातों के कारण या किसी चीज़ के कारण हम उन सारे कामों को कर नहीं पाते, तो वो फीलिंग क्या कहलाती है, विवशता। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है भीतरी विवशता की। इसका वर्णन करना कठिन है। अब आपको इंटरनल क्या ऐसे प्रेशर आ रहा है कि आप नहीं लिख पा रहे हो, इसे समझने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसीलिए रेडियो धर्मिता के प्रभाव के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का मुझे पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान है। तो अब ये जो इन्होंने ये चीज बताया भीतरी विवशता, इसको वो कैसे व्यक्त करते हैं, उन्होंने बताया, ये चीज बताना शुरू किया कि मैं साइंस स्टूडेंट था, तो जब क्या कहते हैं आपका ये चीज़ें होती हैं रेडिएशन वाली, रेडियोधर्मी मतलब रेडिएशन, रेडियो एक्टिव जो चीज़ें होती हैं, इनका अगर कोई स्पर्श मनुष्य पर हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वो अच्छी तरीके से जानते थे। फिर क्या होता है, जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तो उन्होंने समाचार में पढ़ा, जब वहाँ पर परमाणु विस्फोट किया गया तो उन्होंने ये चीज़ समाचार में देखी थी, उसके प्रभावों का प्रमाण भी सामने आ गया, मतलब पिक्चर्स आई तो उन्हें लगा कि हाँ प्रभाव तो उनको भी दिखने लगे। विज्ञान के इस अनुचित प्रयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह हुआ और लेखक ने लिखा भी, पर लेख में अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। तो उन्होंने बताया कि इसके जो प्रमाण होते हैं, यानी कि सबूत जो होते हैं, एविडेंस जो होते हैं, वो धीरे धीरे सामने आने लगे। क्यों? क्योंकि जब गिरा ये परमाणु बम तो उस समय तो बहुत बड़ी बात थी, इतना बड़ा बम गिर गया। फिर धीरे धीरे इसकी जब खबरें आने लगी तो उसके जो है एविडेंस आने लगे कि इसका जो इम्पैक्ट हुआ, यानी कि उसके बाद लोगों का क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, कितने सारे लोग मर गए, लेकिन जो बचे भी उनके ऊपर भी रेडियो एक्टिव जो चीज़ें हुई थी वो प्रमाण सामने आ रहे थे कि मनुष्य के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। अब उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या देखी थी, उनके पास अभी तक ये पुस्तकीय ज्ञान था, यानी कि उन्होंने ये सारी कि मनुष्य के ऊपर जो है रेडिएशन किस तरह इफेक्ट करता है, ये चीज़ उन्होंने अभी तक क्या थी, सिर्फ किताब में पढ़ी थी,
वो जानते थे। लेकिन जब परमाणु विस्फोट हुआ तो उन्होंने वास्तविक यथार्थ यानी कि सचमुच वो चीजें होती अपने आंखों के सामने देखी कि एक्चुअल में ये चीजें हो रही हैं। इसलिए मैंने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। अब क्या हुआ, जो चीजें हमने पढ़ी हूं उससे कहीं दोगुना असर वहां पर लोगों के अंदर हुआ था। ठीक है, यहां पर अब उनकी विवशता का क्या कारण था, हम बता रहे, हम भीतरी विवशता की बात कर रहे थे, उसी पे इन्होंने ये हमको उदाहरण दिया था। तो उन्होंने ये चीज क्या बतानी शुरू करी कि हमने अभी तक ये सारी चीजें किताब में पढ़ी थी, लेकिन जब हमने उसके एविडेंस देखना शुरू किया कि कितना बुरा इम्पैक्ट होता है इस चीज, क्योंकि आप पे लगेगा ये चीजें लेकिन पीढ़ियों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, ये चीज उनको नहीं पता थी। तो इसलिए उन्होंने नहीं लिखा इस बारे में। क्यों? क्योंकि वो अंदर से वो सारी चीजें ला ही नहीं पा रहे थे कि वो इस पर कुछ लिख पाते। तो ये थी उनकी भीतरी विवशता, चाहने के बावजूद उस चीजों को कागज कलम पर ना उतार पाना। ये होता है भीतरी विवशता की, हमको कोई चीज अंदर से रोक रही है। लेखक बताते हैं कि युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे। जीव के इस उपवेपर से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उसे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का कुछ कुछ अनुभव कर सका था। तो अब क्या हुआ, जब युद्ध हुआ था तो क्या करते थे भाई, इतनी बड़ी सेना थी तो उसको खाना खिलाना है। अब खाना खिलाने के लिए भाई उनको पौष्टिक चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो फिश के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो क्या करते थे, नदी में बम गिरा दिया, बम का विस्फोट हुआ तो उससे हजारों लाखों मछलियां मर जाती थी। अब देखिए, सैनिक इतना खा तो सकते नहीं है ना, तो उसमें क्या उनकी जरूरत से ज्यादा जीवों का नाश हुआ। और यही चीज उन्होंने कहां देखी, जापान में देखी। मतलब आप एक युद्ध का विराम चाहते थे, जापान को रोकना चाहते थे, इसलिए आपने अणुबम गिराया और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसके इंपैक्ट में हजारों करोड़ों लोग मर गए और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी असर होता रहा। इस चीज को उन्होंने इस तरीके, जीवनाश मतलब किसी जीवन का नाश करना, ये चीज उन्होंने ब्रह्मपुत्र की नदी और हिरोशिमा इन दोनों को कनेक्ट करने की बात बोली है। लेखक कहते हैं कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। अब इस लाइन को समझिए, हमारा अनुभव यानी कि हमारा एक्सपीरियंस जो है, हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती हैं उससे जो अनुभूति यानी कि हम जो फील करते हैं, जो हमारे अंदर संवेदनाएं यानी कि फीलिंग्स जागती हैं और जो उसमें हम कल्पनाएं करने लगते हैं। मान लीजिए सपोज आपके साथ अगर कोई घटना होती है तो आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके साथ ही आपके अंदर कुछ फीलिंग्स भी जाग रही हैं, अच्छी बुरी जैसी भी हैं। अब उनसे आपको क्या प्रेरणा मिल रही है, क्या चीजें हो रही हैं, ये सभी चीजें हम कल्पना के साथ अपने पेपर पेन पे उतारते हैं। जिनको लिखने का शौक है वो इस तरीके से करते हैं। आजकल जैसे लोग हैं रील्स बना देते हैं, मीम्स बना देते हैं, वीडियो बना लेते हैं, हर चीज का अपना एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो लेखक ने आत्मसात उसको कैसे किया, अपनी राइटिंग के थ्रू किया। जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पताल में रेडियो पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा, सब देखकर तत्काल कुछ नहीं लिख सका। मतलब वो इतना ज्यादा स्तब्ध हो चुके थे इस सारी त्रासदी को देखकर, क्योंकि देखिए जब रेडिएशन स्किन पे लगता है तो वो बहुत ही गलत इंपैक्ट डालता है। मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे स्किन गलने लगती है। शुरू में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे सेल्स डेड होने लगते हैं और वो डेड हो जाती है। मतलब बहुत ही पेनफुल जो होता है, सब कुछ होता है। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो वो तत्काल इतने ज़्यादा मतलब हैरान रह गए, परेशान हो गए। मतलब होता है ना कि हम एकदम से देखकर एकदम शॉक्ड हो जाएं कोई चीज़, तो हम कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते। वही चीज़ लेखक के साथ हुआ, वो एकदम ऐसे शॉक्ड हो गए थे कि वो कुछ रिएक्ट नहीं, यानी कि कुछ भी वो लिख नहीं पा रहे थे। एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी उजली छाया देखी। मतलब मैंने जो अभी पत्थर बताया था कि एक पत्थर था, उसके आदमी कोई आदमी खड़ा था। उसी समय विस्फोट हुआ, तो विस्फोट का इंपैक्ट ऐसे, जैसे मैं यहां पर खड़ी हूं, इस तरीके से मैं यहां पर खड़ी हूं, सामने अगर होगा तो क्या होगा, उस इंपैक्ट से पीछे का जो पत्थर था वो मेरी छाया के आसपास पूरा जल गया, लेकिन मेरी छाया का इंपैक्ट यानी कि उतनी जगह पर व्हाइट हो गया, बाकी पूरा पत्थर
जल गया था। ये चीज लेखक ने अपनी आंखों से देखा। उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा, मतलब एक झटका जिसको हम बोलते हैं। उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। कहने का मतलब सोचिए, एक आदमी उस समय भस्म हो गया होगा, जो अगर पत्थर पे अगर वो काली छाया पड़ सकती है तो सोचिए वो आदमी का क्या हाल हुआ होगा। तो ये सारी चीज देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गए थे, ये उनकी फीलिंग थी। लेखक बताते कि उस समय जैसे अणु विस्फोट मेरे अनुभूति पक्ष में आ गया और एक अर्थ में वह खुद हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए। मतलब कहने का तात्पर्य, उन्होंने जब ये सारी चीजें खुद देखी तो उन्हें लगा कि शायद लग रहा था उनको कि वो खुद ही उस समय वहां विस्फोट के समय मौजूद थे, और वो सारी चीजें जो अस्पताल में उन्होंने देखी और उस पत्थर पे जो देखी वो उनके साथ घटित हुई हैं। उन्होंने उसको अपने इतना नजदीक फील किया। इसी से यह सहज विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई और एक दिन अचानक उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख दी। यानी कि भीतर उन्होंने जो कुछ भी फील किया था, सारी चीजें, आकुलता यानी कि भीतरी जो हमारे अंदर जो हम कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, तो वो सारी जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे बुद्धि पर आई। यानी कि धीरे धीरे उन्होंने जब इतना सारी चीज़ें सोची तो उनके दिमाग पे वो सारी चीज़ें असर हुई और धीरे उन्होंने फिर इस पूरी त्रासदी पर कविता लिख दी। इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब जब वो हिरोशिमा में थे यानी कि जापान में थे तो वो इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि उस समय वो खुद ही अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन थे, कुछ नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने जापान से भारत तक की यात्रा कर ली तब तक उनकी वो जो अंदर की बेचैनी थी वो उनकी बुद्धि पर काबिज हो चुकी थी, और धीरे जब उनको आया कि हमें इस पे कुछ लिखना चाहिए तब उन्होंने भारत आकर इस पर कविता लिखी। तो इस तरीके से हमारे लेखक अज्ञेय जी ने हिरोशिमा के माध्यम से क्यों लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, क्या विवशताएं होती हैं, एक लेखक को लेख लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, और अज्ञेय जी को खास तौर से क्या प्रेरित करता है, ये उन्होंने हमें इस पाठ के माध्यम से बताया। हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब इस पाठ से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिरोशिमा में बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? तो कौन सी घटना याद आई थी उन्हें? ब्रह्मपुत्र नदी पर बम गिराए जाने वाली घटना याद आई थी। किस तरीके से हजारों करोड़ों मछलियां जो हैं वो मर जाती थी, उस चीज को उन्हें याद आया था। तो क्या है देखिए, हिरोशिमा में अणु विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों के असमय असंख्य लोगों के काल कलवित कर दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इसे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। यानी कि उन मतलब जो बेकसूर लोग थे वो भी वहां पर मरे थे, तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो वहाँ पे मछलियाँ, आपको मछलियाँ कितनी खानी थी, आप कितना खा लोगे, किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, अरे हम कह रहे 50 किलो खा लोगे, लेकिन वहाँ तो कितनी सारी मर गई थी। तो बाकी जो थी वो तो सड़कें फेंकी गई ना, उनकी तो जान फालतू में गई ना, जो आपको ज़रूरत नहीं थी आपने उनको भी मार दिया। तो वही चीज़ कहाँ पर हुई थी? हिरोशिमा पे हुई थी। आप इस युद्ध में जीतना चाहते थे, इसलिए आपने वहाँ पे अणु बम गिरा दिया, लेकिन उसका नतीजा आपने शहर पे विस्फोट किया, मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग ना जाने कितने मारे गए। तो ये क्या था? बेकार में जीवों का नाश था। प्रश्न संख्या 2 है, हिरोशिमा में हुए अणुबम विस्फोट के दुष्प्रभावों को पढ़कर भी लेखक कविता क्यों न लिख सका? क्या कारण था कि उन्होंने ये सारे दुष्प्रमाण देखे, इतना इम्पैक्ट देखा, उसके बावजूद भी वो कविता नहीं लिख सके? क्यों? क्योंकि वो भीतरी विवश थे, वो नहीं लिख पा रहे थे, इतनी बेचैनी थी, वो अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि लेखक विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण अणु, रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मिता के प्रभाव आदि का सैद्धांतिक ज्ञान गहराई से रखता था। कहने का मतलब
वो जानते थे कि एटम्स क्या होते हैं, आपके साथ ही आपको क्या कहते हैं रेडिएशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो अच्छे से जानते थे। लेकिन इसके बाद भी हिरोशिमा के अणु बम गिरने से उसके परावर्ती प्रभावों का विवरण पढ़ने के बाद भी वह लेख आदि में कुछ भी लिख पाया पर कविता ना लिख सका, क्योंकि लेख लिखने के लिए बौद्धिक पकड़ की आवश्यकता होती है, जबकि कविता के लिए अनुभूति के स्तर की विवशता होती है। हिरोशिमा की घटना पढ़ने मात्र से उनके भीतर अनुभूति के स्तर की विवशता उत्पन्न ना हो सकी। तो अब इन्होंने यहां पर उनको क्या बताया कि जब हिरोशिमा पे बम गिरा, सब कुछ वो अच्छे से पहले जानते थे कि ये सारी चीजें इंपैक्ट होते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें जानी, तो उस पर लेख तो उन्होंने लिखा क्योंकि वो बौद्धिक स्तर पे काम करना था। हमने बुद्धि से सोचा और काम को कर दिया, लेख लिख लिया। लेकिन कविताएं जब भी लिखी जाती हैं वो अनुभूति, जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे, हम उसे उसमें वो फीलिंग नहीं ला पाएंगे कि दूसरे को पढ़ के मजा आए। तो वही आनंद, जो दूसरों को आनंद देना है, तो पहले खुद को अनुभूति लेनी होगी। तो इसलिए वो वहां पर मतलब जब उन्होंने चीज को, खबर को पढ़ा था, तब वो उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब वो हिरोशिमा गए, वहां से लौट के आए, तब उन्होंने वो सारी चीजें अनुभूति में ले आए थे, मतलब वो सब चीजें, उन सब चीजों को फील कर चुके थे, तब वो उस पर कविता लिख पाए थे। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक अज्ञेय के प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर बताया है। प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति यानी कि सामने हम जब कोई चीज देखते हैं, वो अनुभूति मतलब फीलिंग, इन सब दोनों में उन्होंने अंतर क्या बताया है। लेखक अज्ञेय ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर बताते हुए कहा है कि अनुभव तो घटित का होता है, यानी कि जो चीजें हो गई हैं हम उसका अनुभव कर सकते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उसे सत्य को आत्मसात कर लेता है जो कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ हो। अब यहां पर कहने का तात्पर्य है, हम कोई चीज को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, मतलब हमारे साथ घटित होगी तो हम एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन हम उस चीज को अनुभूति यानी कि हम फील कब करते हैं, फीलिंग हमारे जब किसी और के साथ घटित हो, हमने उसको देखा हो, जाना हो, और उस चीज को, उस व्यक्ति ने जो फील किया हो, उस चीज को हम अपने अंदर उतार लें, तब वो होती है अनुभूति। अब इसे आप कैसे समझोगे, मैं आपको बताती हूँ। एक आपका एक्सीडेंट, सपोज ऐसा किसी के साथ ना हो, आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसको एक्सपीरियंस कर लिए कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हुई, ठीक है, तो वो आपका क्या था, एक्सपीरियंस था। लेकिन अब हम आते हैं अनुभूति पे। उसको कैसे, मान लीजिए आपके साथ ये हो चुका है, अब आपने देखा कि एक रास्ते में एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी है, उसके ऊपर किसी ने गाड़ी चला दी, उसके पैर के ऊपर, तो क्या होगा, आप जानते हो कि एक एक्सपीरियंस आप कर चुके हो, कितनी तकलीफ होती है। अब आप उस डॉगी को उठाओगे, उसका उपचार करोगे, उसे डॉक्टर पास ले जाओगे, सब कुछ करोगे, उसके दर्द को आप अनुभव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ घटित हो चुका है, आप उसे पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो अब आप उसके दर्द को, वो बंदा, वो तो डॉगी जो है वो तो बेजुबान है, अब उसके दर्द को आप फील कर पा रहे हो। तो ये होती है अनुभूति, दूसरे के दर्द को अपना कर अपने अंदर वो फीलिंग जागृत करना जो हमारे साथ घटित ही नहीं हुई है, तो ये अनुभूति होती है। ये अंतर लेखक ने हमें बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इन्होंने बोला है ना, पूरी कहानी का हमारे पास टॉपिक ही है, मैं क्यों लिखता हूं, तो अब क्या चीजें हैं जो उन्हें बहुत ही ज्यादा इंस्पायर कर रही हैं कि आप लिखिए, क्या है। लेखक को कुछ लिखने के लिए प्रेरित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं। अपनी भीतरी प्रेरणा और विवशता जानने के लिए लेखक लिखता है, यानी कि हमारे अंदर हमारी क्या प्रेरणा है और क्या चीजें हैं जो हमें लिखने से रोक रही हैं, इसलिए वो लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, किस बात ने लिखने के लिए उसे प्रेरित और विवश किया है, यह जानने के लिए, यानी कि कौन सी ऐसी बात है, मान लीजिए कोई घटना घटी उनके साथ, तो वो घटना क्या हो सकती है, हम अब उसके बारे में लिखने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे ना। अब मान लीजिए जैसे आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते मगर आपको लिखना है, तो अब लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस प्रोजेक्ट की जो टॉपिक है उसके बारे में आपको सारी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी ना।
तो वही चीजें अगर हम किसी घटना को जानना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लिखने के लिए सोचना। जब हम लिखेंगे तो हम उस बारे में सारी नॉलेज एकत्र कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मन के दबाव से मुक्त होने के लिए लेखक लिखता है। कहने का मतलब हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा भारीपन आ जाता है, हम किसी से कोई बात कह नहीं पाते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पार्ट था, आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, बहुत ध्यान से ये सारी चीजें लिखिएगा। तो ये जो वन शॉट रिवीजन है ना हमारे, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए वन शॉट रिवीजन आ रहे हैं। तो अब इन वन शॉट को हम देखेंगे कैसे। उसके लिए आपको सिंपल क्रोम पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे, आप ऐप के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे ही आएंगे मैग्नेट ब्रेन पे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर नीचे की साइड में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम लिखा होगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए वन शॉट रिवीजन। आप इस वन शॉट रिवीजन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हो 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो अब आपको अपनी क्लास देखनी है। आपकी क्लास क्या है, 10th। यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है ना, बस आपको ये वॉच नाउ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 10th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखेंगे आप इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए सभी कुछ दिया है। तो आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं। मान लीजिए अब सपोज आपको हिंदी में ही देखना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, बुक वाइज आपकी बुक्स है ना कई सारी, तो आपकी बुक्स आ जाएंगी। फिर बुक के बाद ही आपका क्या हो जाएगा, उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी चैप्टर देखने हैं, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। रिवीजन जैसे ही कंप्लीट आपका हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टेस्ट या एग्जाम हो आप इसे फटाफट दे सकते हैं। हमारा चैनल बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो, इसीलिए हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए हम आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही यहाँ जितना भी कंटेंट है ये टोटली अरेंज्ड है, यानी कि आप देखेंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ टोटली अरेंज है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।